Hello friends, welcome to Next Gen GS. So we are discussing about Indian polity. तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में देख रहे हैं। तो उसमें आज जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आर्टिकल्स 19 देखा, राइट टू फ्रीडम, उसमें हम लोग बहुत कुछ डिस्कस किए थे, जिसमें कि भाई किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाने का राइट्स, उसके बाद प्रेस का राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक या व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण कहीं पे मतलब किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन मतलब सम्मेलन करने का अधिकार, प्रोसेस करने का अधिकार, ठीक है। इस सब चीज़ को देखे थे। इंडिया के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार, राइट्स, ये सब को देखे थे। व्यवसाय मतलब किसी भी तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी ये करने का राइट्स, जो आपके फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है। फिर उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जिसको आर्टिकल्स 300 ए में जोड़ा गया था, जो इट इज जस्ट ओनली अ लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नोट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, बहुत आता डिफरेंस, इसमें डिफरेंसेज है, समझ गए। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आर्टिकल्स 12 से लेके आपके 35 के बीच में आता है, जिसमें एक बेसिक प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? बेसिक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, बेसिक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट जो है आपका केशवानंद भारती 1973, आई थिंक 1973 केशवानंद भारती केस के बाद आया था। केशवानंद भारती, उसमें क्या कहा गया था कि भाई पार्लियामेंट पार्लियामेंट के काम क्या होता है? पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लेजिस्लेशन बनाना, ठीक। बिकॉज इंडिया के अंदर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या होता है? जो भाई, जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी है एंड लेजिस्लेटिव है, तीनों क्या होगा? सेपरेट होगा एक दूसरे से। भाई एक दूसरे के पार्ट में इंटरफेयर नहीं करेगा। इट इज एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन इंडिया में देखोगे तो यूएस में जिस तरह का सेपरेशन ऑफ पावर है, उसमें एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट इन द सेंस भाई कोई एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन इंडिया में एब्सोल्यूट नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं कह सकते, 100% नहीं करते, सेपरेशन नहीं है। क्योंकि अब जैसे जुडिशरी के हटाने की बात आती है, तो वो पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है, ठीक है। पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाता है तो उसको जुडिशरी फिर चेक कर देता है, ठीक है। तो एक तरीके से पूरी तरीके से सेपरेशन नहीं है। पार्लियामेंट है, कभी कभार जुडिशरी का भी काम करता है, जैसे कि मान लो इम्पीचमेंट है, तो ये जुडिशरी का भी काम होता है, ठीक है। उसके बाद ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, भाई कोई मंत्री प्रॉफिट पे है कि नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री मेंबर प्रॉफिट पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है कि नहीं है, वो चीज़ भी चेक करता है। तो इट इज जुडिशरी का काम करता है, पार्लियामेंट का रोल दिखाता है। तो पूरी तरीके से सेपरेशन नहीं है इंडिया के अंदर, समझ गए। तो फिर भी है क्या? सेपरेशन है भाई, एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेगा। केशवानंद भारती केस में ये हुआ कि जो भाई पार्लियामेंट जो है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसके पास सम पावर पे एकदम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो भाई उसके लेजिस्लेशन बनाने का राइट है, वो लेजिस्लेशन बनाएगा, हर एक क्षेत्र में बनाएगा। इन इवेंट दे कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को भी वो अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, समझ गए। फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। बट यहाँ ही पे आया, फंडामेंटल राइट्स को तो अमेंड कर सकता है, मतलब आर्टिकल्स 12 से लेके 35 के बीच के आर्टिकल्स को तो अमेंड कर सकता है। बट यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल एक होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कभी चेंज नहीं कर सकता है। तो आप फिर पूछेंगे भाई बेसिक प्रिंसिपल क्या है? क्या बेसिक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है? बेसिक प्रिंसिपल नोट, ये डिफाइन नहीं है। ये डिपेंड करता है जुडिशरी के ऊपर। जो हायर जुडिशरी है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो टाइम टाइम पर वो क्या करेगा? बेसिक प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को क्या इंटरप्रेट करेगा और वो ऐड करता जाएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ये नहीं है, लिमिटेड नहीं है कि भाई 10 चीज हो गया बेसिक प्रिंसिपल, अब इसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। नो, इसमें ऐड किया ही जाएगा टाइम टू टाइम, जब जुडिशरी को लगेगा जब भाई ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल राइट्स में बेसिक प्रिंसिपल है, जो जनता के लिए इसेंशियल है। इस बेसिक प्रिंसिपल को स्टेट अमेंड नहीं कर सकता। बेसिक प्रिंसिपल किसके लिए आता है? जनता के लिए तो आता है भाई, डेमोक्रेसी के लिए तो आता है, जो लोग हैं उसी के लिए तो आता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें जाके क्या कहता है कि जो भाई ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, जनता के लिए ही है। जनता के राइट्स को ही प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? जुडिशरी का क्या काम है? प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पब्लिक राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक। तो फिर उसी को राइट को प्रोटेक्ट करता है, तब जाके बेसिक प्रिंसिपल लेके, बेसिक प्रिंसिपल बना के वो कहते हैं भाई इट इज इसका, इन लोगों का बेसिक प्रिंसिपल है, फंडामेंटल है भाई, इसके बिना ये
अच्छे से ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते हैं। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी है, सुप्रीम कोर्ट को इसको फंडामेंटल राइट्स में क्यों दे दिया? तो भाई विदाउट राइट टू प्राइवेसी इस डेमोक्रेसी में लोग कैसे रह सकते हैं? राइट टू प्राइवेसी जो आया उसको नवतेज सिंह जौहर केस था, उसमें 377 जो आईपीसी मतलब उसमें था 377, जिसमें मतलब वो सेक्स के बारे में था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इट इज़ राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है, बताएंगे कभी और अभी बताते हैं। तो ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में क्या बोला कि भाई ये इसके मूलभूत है, मतलब ये इस जनता को हम इस राइट टू प्राइवेसी नहीं देंगे, उसको हम प्राइवेसी का अधिकार नहीं देंगे, तो इसका मूलभूत विकास नहीं हो पाएगा, मूलभूत इनका विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस राइट टू प्राइवेसी को क्या लेके आया, फंडामेंटल राइट्स में लेके आया। ठीक है, ठीक, बेसिक प्रिंसिपल के अंदर इसको लेके आया। तो अब इसको लेके आया तो भाई राइट टू प्राइवेसी में फिर इसको जो क्या कह सकते हैं, पार्लियामेंट को राइट होगा, अमेंड कर सकता है, लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकता। जो इसका बेसिक एसेंस है उसको खत्म नहीं कर सकता। जैसे को राइट टू रिलीजन, रिलीजन, अब रिलीजन का क्या है जो 25 से 28 में आता है, ठीक। अब राइट टू रिलीजन से लेके पार्लियामेंट कानून इसमें बना सकता है, रिलीजन को लेकर कानून बना सकता है, ठीक। लेकिन जैसे कि मान कोई सम्मेलन ही है, ठीक, अब कोई सम्मेलन है, रिलीजियस गैदरिंग है, तो वहाँ पे कोई कानून बना सकता है जब भाई इस गैदरिंग में इसको 500 से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए इस जगह पे, तो वो कानून बना सकता है रिलीजन को लेकर उसमें, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर एज ए सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाएगा। तो पार्लियामेंट के पास में कानून बनाने के राइट्स है, बट उसका जो बेसिक एसेंस है, जैसे कि तुम रिलीजन को अडॉप्ट कर रखे हो, उस रिलीजन को हम नहीं मानते हैं, या इंडिया के अंदर ये रिलीजन खत्म हो जाना चाहिए। तो क्या हो गया, उस रिलीजन को बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक एसेंस को खत्म कर देना। जो उसका एसेंशियल प्रैक्टिस है, किसी भी रिलीजन का जो एसेंशियल प्रैक्टिस है उसको खत्म नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। एसेंशियल प्रैक्टिस है उसको खत्म नहीं कर सकता है। वो एसेंशियल प्रैक्टिस किस में आ जाता है, वो बेसिक प्रिंसिपल के अंदर आ जाता है। तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल। जैसे देखो इंडिया के अंदर जैसे देखो ये हो गया आपका शेड्यूल 6 नहीं, शेड्यूल 7 में क्या दे रखा है, जो भाई 3 इशू है, 3 है वो जैसे स्टेट लिस्ट होता है ना, फेडरल लिस्ट हो गया ना, मतलब संघ का हो गया फेडरल लिस्ट, और कंकरेंट लिस्ट हो गया। तो अब पार्लियामेंट यहाँ पे ये रूल नहीं बना सकता कि भाई स्टेट लिस्ट को खत्म करो, स्टेट के पास कोई लिस्ट ही नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, स्टेट के आप पूरा खत्म कर दिए, स्टेट के पास कोई राइट ही नहीं रहने दिया उसके लेजिस्लेशन का। तो ये क्या होगा, बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गया। तो ये रूल नहीं बना सकता है वो, फंडामेंटल राइट्स में जाके अमेंड कर सकता है, बट बेसिक प्रिंसिपल को खत्म नहीं कर सकता। जैसे देखो कि आपका है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। आप यदि कोई भड़काऊ भाषण दे रहे हैं इलेक्शन के अंदर, तो उसको फिर पीआर एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसके थ्रू आपको अरेस्ट की जाती है, उस पर कानून चलाई जाती है। लेकिन आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे कि अब संसद कोई ये कानून नहीं बना सकता है पार्लियामेंट, जो भाई हर एक संडे और मंडे को फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम बंद करते हैं, कोई भी कहीं पर स्पीच नहीं दे सकता है। तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एसेंशियल है, तो इसको वो खत्म नहीं कर सकता है। समझ गए? इवन द इमरजेंसी के टाइम में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लग जाता है, वहाँ पे जब एक्सटर्नल एग्रेशन होता है 356 के थ्रू, 352 में जाके जब लगता है तब जाके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लग जाता है। लेकिन फिर 2021 में आपको खत्म नहीं होता, 2021 जो आर्टिकल है वो खत्म नहीं होता है। तो समझिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पार्लियामेंट पे कानून बना सकता है, जो भाई कोई भड़काऊ भाषण देगा या कोई इस तरह के देगा तो उसको अरेस्ट की जाएगी, ठीक है। कोई देश के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट भाषण दिया जाएगा, कोई भी स्पीच दिया जाएगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके स्पीच को रोका जाएगा, उसको सेडिशन के चार्ज में दिया जाएगा, ठीक है। ये कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट ये नहीं कर सकता जब भाई संडे और मंडे को और एक हफ्ता के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद करते हैं क्योंकि मुझे सूट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये बेसिक एसेंस हो गया, बेसिक प्रिंसिपल हो गया, वो खत्म नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल आफ्टर द केशवानंद भारती केस, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल्स 20 है, आर्टिकल्स 20 के बारे में देखते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा गया है। इसमें क्या कहता है, जो भाई कोई भी व्यक्ति जो कोई सा भी ऑफेंस किया है, जो कोई जैसे कि मान लो ये व्यक्ति है, ये कोई ऑफेंस किया है, तो इस ऑफेंस के लिए
जो उसको सजा मिलेगा, जो पनिशमेंट मिलेगा, जो उसको पनिशमेंट मिलेगा, उस और जो पनिशमेंट जो प्रूव होगा इसके लिए, उसके रिस्पेक्ट में उसको प्रोटेक्शन। अब देखो जैसे कि मान लो कि ये ऑफेंस किया, ठीक, अब ऑफेंस किया तो स्टेट का क्या काम है? स्टेट का काम है इसको पनिश करना, क्योंकि भाई ये ऑफेंस मतलब क्या हो गया? आप सोसाइटी के नॉर्म्स को एगेंस्ट जा रहे हैं। ऑफेंस तो वही होता है ना जहाँ पे सोसाइटी का रूल रेगुलेशन नॉर्म्स है उसको आप खत्म कर रहे हैं, उसमें डिसरप्शन ला रहे हैं। इसीलिए स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप कोई सा भी ऑफेंस करेंगे तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, भाई वो उस आदमी को हम इतना उसको पनिशमेंट दें कि फिर उस तरह का ऑफेंस कोई दूसरा ना करे, दूसरों के मन में एक तरीके से ये डर भी बैठे कि जो भाई इस तरह का काम करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट किया जाएगा स्टेट का, जिससे क्या होगा सोसाइटी के अंदर जिससे सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स है, जो जो सोसाइटी का मॉरलिटी है, जो वैल्यू है वो बना रहेगा और एक स्मूथली सोसाइटी आगे की तरफ रन करेगा। यही है मेन एसेंस है, ठीक है, पनिशमेंट का और इसका। तो अब यहाँ पे कानून क्या कहते हैं, आपका राइट क्या कहता है, जो भाई ठीक है हमने ऑफेंस किया है, अब स्टेट को यदि हम पूरी तरीके से मतलब छोड़ देंगे तो स्टेट तो इसको खा जाएगा मे बी, तो नहीं, उसमें भी स्टेट के ऊपर बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। भाई ऑफेंस किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप सूली पर लटका दो, उसके पास भी बहुत राइट है, उसको भी संरक्षण देने की जरूरत है, वो आर्टिकल 20 में डिफाइन किया गया, समझ गए? नहीं तो मान लीजिए स्टेट के जो कंट्रोल करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग लीडर आएगा, ठीक है, अब ये लीडर थोड़ा सा बहुत सोशल नॉर्म, सोशल वैल्यू, सोशल कल्चर, इससे ये कल्चरल वैल्यू इसको बहुत प्रमोट करता है, बहुत इसको इसके माइंड में, इसके एटीट्यूड में है, ठीक है। अब यदि कोई ये ऑफेंस किया है, कल्चरल ऑफेंस किया है, अब इस लीडर के पास यदि इसके जो ऑफेंस किया है इसको यदि फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यदि इसको प्रोटेक्शन नहीं होगा तो ये लीडर क्या करेगा? इसको खा जाएगा, इसको अनपैरेलल अनप्रोपोर्शनल इसके उसको फिर पनिशमेंट दे देगा, मतलब अनप्रोपोर्शनली उसके ऊपर एक्ट करेगा। पनिशमेंट देना तो जुडिशरी का काम है, अनप्रोपोर्शनली इसके ऊपर एक्ट करेगा। जब एक्ट करेगा फिर बाद में जाकर जुडिशरी उसको फाइनल, लेकिन बिफोर द जुडिशरी फाइनलाइज द ऑफेंस, फाइनलाइज द पनिशमेंट टू दैट पर्सन, तो उससे पहले क्या करेगा? स्टेट अनपैरेलल अनप्रोपोर्शनली उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो जिसके लिए प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 20 के थ्रू, इसमें क्या कह रहा है आर्टिकल 20 में? हम अब देखते हैं इसमें। फर्स्ट ये कह रहा है, जब भाई जब कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस जो है, क्या ये जो एक्ट किया है, इसने एक्ट किया, क्या ये एक्ट किसी लॉ के थ्रू ऑफेंस है, या कोई ऑफेंस है, ये कोई क्राइम है उस एक्ट के थ्रू? हाँ है। क्या वो एक्ट उस टाइम है, मतलब लागू है क्या? ये पूर्व मतलब पहले से नहीं था कि जो पहले लागू था और अभी नहीं लागू है? जैसे कि मान लो कि थेफ्ट हुआ, चोरी किया इसने, अब मान लो कि क्या ये थेफ्ट का जो एक्ट है वो इस पे अभी लागू है कि नहीं है, मतलब एग्जीक्यूट है कि नहीं है? दैट इज मेन क्वेश्चन डिसाइडेड बाय जुडिशरी। सो इससे प्रोटेक्ट करता है कौन? इससे प्रोटेक्ट करता है आपको आर्टिकल 20। उसके बाद सेकंड जो थिंग है वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 20 में कि किसी भी व्यक्ति को, मान ले कि ये व्यक्ति, इसने जो ऑफेंस किया है, ये जो ऑफेंस की है, उस ऑफेंस के लिए, एक ऑफेंस के लिए उसको 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, 2 बार पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। डबल जेओपार्डी का नियम नहीं है, डबल जेओपार्डी का नियम नहीं है। और दूसरा जो ऑफेंस किया है, क्या ये लॉ उस टाइम उसको ऑफेंस बनाता है? मान लो कि जो लॉ उस टाइम रेगुलर, मतलब जो एग्जीक्यूट है, जो चल रहा है वो लॉ, क्या इस एक्ट को ऑफेंस बनाता है? यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। यदि भाई ये इसने जो एक्ट किया है वो इस टाइम उस प्रेजेंट टाइम में वो ऑफेंस था ही नहीं, तो फिर उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जो एक्ट किया है वो उस पर्टिकुलर टाइम में क्या वो ऑफेंस है कि नहीं, ये देखना पड़ता है, ठीक है, तब उसको पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट क्या दी जाएगी? एक ही बार, डबल जेओपार्डी। बट यहाँ पे एक चीज मेन है कि भाई ये डबल जेओपार्डी कॉन्सेप्ट जो भी है वो क्रिमिनल ऑफेंस के में आता है, क्रिमिनल केस के अंदर आता है, ठीक। आप यदि कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो उस कंडीशंस में जाके आपको एक क्रिमिनल एक्ट के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। बट इन द केस ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड
अदर जो आपका मतलब फॉल्ट होता है, जो आपका ऑफिशियल कोई फॉल्ट होता है, उसमें आपको डबल जेओपार्डी की दी जा सकती है, ठीक है, समझ गए, दी जा सकती है। बट क्रिमिनल ऑफेंस में आपको नहीं दिया जाता। मान लीजिए कि ऑफिस के अंदर आपने कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी सिविल क्राइम किया है तो उसमें आता है, सिविल क्राइम किया है तो उसमें आ सकता है, बट क्रिमिनल में एक के लिए 2 बार नहीं किया जाता। दूसरा, यदि देखोगे आर्टिकल 20 में जो प्रोटेक्शन दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है, वो देखते हैं। अब डबल जेओपार्डी क्या है, जैसे डबल जेओपार्डी जो सिविल सिविल में मैंने आपको बताया वो क्या हो गया, जैसे कि मान लें कि आपने अपने ऑफिस के अंदर कोई ऐसा करप्शन की है, कोई करप्शन किया है जो कि सिविल नेचर का है, सिविल नेचर का है, सिविल नेचर का है, तो 2 तरीके हो सकता है आपको भाई। तो एक तो ऑफिस के अंदर जो इंक्वायरी होगा, उस इंक्वायरी के अंदर जो डिसाइड होता है वो हो गया, ठीक, उसमें आपको दिया जाएगा। और दूसरी बात, उसके थ्रू आपको दिया जाएगा। दूसरा, यदि भाई ये पनिशमेंट सिविल नेचर का है तो फिर आपको जो रेगुलर कोर्ट है उसके थ्रू आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो दिस इज सिविल नेचर का क्राइम होता है, ठीक है। तो सिविल नेचर के क्राइम में इस तरह का हो सकता है, डबल जेओपार्डी हो सकता है, बट क्रिमिनल में नहीं हो सकता। प्रोटेक्शन देखिए, प्रोटेक्शन में ये देखोगे तो किसी भी व्यक्ति को अपने, जैसे कि मान लो ये व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, तो इस ऑफेंस में इसको अपने विरुद्ध उसको ये बात नहीं किया जा सकता कि भाई तुम अपने विरुद्ध ही विटनेस बन जाओ, एविडेंस दो। मतलब तुम ये मान लो, तुम ये कहो कि भाई नहीं नहीं मैं हम ये काम किया हूँ, ये काम किया हूँ, मतलब अपने विरुद्ध को आप फोर्स नहीं कर सकते। सो वही चीज इन आर्टिकल्स 20 में प्रोटेक्ट किया जाता है। अब देखिए, अब देखिए, जब जब इसकी बात की ना, डबल जेओपार्डी, जैसे कि मान लो ट्रिब्यूनल में ट्राइब्यूनल जितने भी है, उस ट्राइब्यूनल में यदि डबल जेओपार्डी है, उस सब चीज को नहीं देखा जाए, ट्राइब्यूनल का जो हो जाएगा उसमें नहीं दिया जाएगा, किया जाएगा। बट इससे ओनली डबल जेओपार्डी व्हिच इज एप्लीकेबल इन क्रिमिनल केस, नॉट इन ट्राइब्यूनल हो गया या और अदर में, जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है उसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को क्या होगा कि भाई ये नहीं कह सकता है उसके खुद के विरुद्ध, समझ में ये कहा गया है कि नहीं किया, मतलब खुद के विरुद्ध जो मैंने बताया ना कि भाई इसने ऑफेंस किया तो इसको अपने विरुद्ध एविडेंस देने के लिए उससे बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे अंगूठी इसमें बहुत हो गया, बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्राइम, नेचर ऑफ द क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है। मान लें कि कोई व्यक्ति है जिसने कि रेप की है, रेप किया, इट इज क्रिमिनल क्राइम हो गया, क्रिमिनल केस हो गया, इस क्या हो गया, हीनियस क्राइम हो गया। इस कंडीशन पे क्या हो सकता है कि भाई इस व्यक्ति का जो सीमेन है या फिर इसका ब्लड है या बाल है या डीएनए है, तो ये ले सकता है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए क्या हो जाएगा, सुटेबल होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या हो जाएगा, स्मूथली होगा। और इससे क्या होगा कि सोसाइटी के नॉर्म्स को रेगुलराइज करने में अच्छा होगा, और ये सोसाइटी के अंदर एक क्या बनेगा, एक लैंडमार्क जजमेंट बनेगा, लैंडमार्क चीज बनेगा जिससे दूसरे के अंदर होगा। तो इस कंडीशन में कर सकते हैं, बट इन जनरल किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक। नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है, जैसे कि मान लो कि ये ऑफेंस है, अब ऑफेंस किया है तो भाई उस ऑफेंस को स्टेट को यदि प्रूव करना है तो कुछ तो इससे लेना पड़ेगा। तो भाई अपने विरुद्ध उसको एविडेंस देने के लिए हम नहीं कर सकते, लेकिन मान लो कि अंगूठे का निशान हो गया, अंगूठे का निशान हो गया, वो ले सकते हैं। या कोई सिग्नेचर है, सिग्नेचर है, ठीक है, थंब इम्प्रेशन हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, तभी तो पता चलेगा, फिंगरप्रिंट से ही तो पता चलेगा जब भाई इसने जो चाकू पकड़ा था, वो चाकू पकड़ा था तो यहाँ का फिंगरप्रिंट इसका फिंगरप्रिंट मैच करता है कि नहीं करता है। तो ये क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में मतलब क्या हो जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में एक एक इजीनेस लेके आएगा। उससे क्या होगा, जो स्टेट का स्टेट क्या, स्टेट के बेटरमेंट के लिए है, ठीक है। उसके उससे क्या होगा, जुडिशरी को क्विकली उस केस को मतलब कह सकते हैं खत्म करने, उस केस को मतलब खत्म करने में सुविधा मिलेगी। तो इस कंडीशन में ये ले सकता है, थंब इम्प्रेशन ले सकता है, सिग्नेचर ले सकता है, ठीक है। ये सब हो सकता है, ठीक है। अब देखो, हम आर्टिकल्स 20 तो देख लिए, अब आर्टिकल्स 21 वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, बट इट इज जस्ट ओनली आर्टिकल्स 20। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब 21 आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।